ये कमेंट को हमारे तरफ कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते नमस्कार। मैं एस के श्रवण स्वागत करता हूं आप सभी को। आज का हमारा जो ये सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं या फिर डिफेंस का कर रहे हैं। मैं हर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करूंगा, एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाते हुए चलूंगा। कमेंट में रोज की तरह एक बार जहां भी आप हैं वहीं से जय श्री श्याम लिखकर भेज दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले कि हम अपने क्लास की शुरुआत करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो इंडियन टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो उनको बहुत सारी बधाई। कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। आप न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेंगे कल। आपका साउथ अफ्रीका ने भी काफ़ी अच्छा खेला है, ऐसा नहीं है, और उसमें डेविड मिलर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। हाँ, अगर वो पहले बैटिंग करने आता तो शायद बहुत अच्छा करता, लेकिन कोई बात नहीं। कंग्रेचुलेशंस बोथ द टीम। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है और आपकी इंडिया भी बहुत अच्छी टीम है। तो 9 तारीख को क्या आप सभी तैयार हैं चेयर करने के लिए इंडिया को? और हम तैयार हैं उस चैंपियन ट्रॉफी को दोबारा से इंडिया में लाने के लिए। इसी के साथ आज का पहला सवाल पे चलते हैं। सीजीएल 2024 के क्वेश्चन है ये, और ये आपके शिफ्ट नंबर मतलब मॉक टेस्ट पेपर कितना चल रहा है? 5 चल रहा है फ्रेंड। चलिए पहला सवाल देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, देखिए एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे, हम लोग समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, इसका मतलब होता है अधिकांश फूल, ठीक है। ये लिखा है बेटा ब्लूम इन नहीं है, ये इन अलग है। इसमें केवल लिखा हुआ है ब्लूम, BLOOM, ब्लूम लिखा है, ये याद रखना, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत वाला जो मौसम होता है उसे स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। बट लेकिन दे स्टार्टेड टू डैश ड्यूरिंग समर। ये कह रहा है कि भाई समर के महीने में वो क्या हो जाता है, ऐसा पूछ रहा है। यानी ये जो ब्लूम वर्ड है ना, इस ब्लूम का मतलब होता है फलना और फूलना। तो ब्लूम वर्ड का जो सिनोनिम्स वर्ड पहले याद करिए, इसका पहला सिनोनिम्स वर्ड होगा फ्लोरिस। दूसरा इसका वर्ड होगा बेटा एफ्लुएंस, जो आपने पढ़ रखा है पहले, एफ्लुएंस। तीसरा इसको हम रिचनेस भी बोल सकते हैं, रिचनेस। नेक्स्ट इसको प्रोस्परस भी बोल सकते हैं, प्रोस्परस। लेकिन इसका सबसे नियर बाय वर्ड क्या होगा? फ्लोरिस होगा, ये वर्ड याद रखना है। एक वर्ड और ऐड कर लीजिए आप, फ्लस करना। ब्लूम का मतलब हमने क्या पढ़ा? ब्लूम का मतलब हमने पढ़ा फलना फूलना। ये कह रहा है कि स्प्रिंग के समर में क्या होता है कि अधिकांश जो फूल हैं वो काफी फूले हुए होते हैं, है कि नहीं। लेकिन कह रहा है बट यहाँ पे कंजंक्शन है, एक तरफ पॉजिटिव नेचर दे रहा है और दूसरी तरफ नेगेटिव नेचर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, समर के समय में क्या होता है, वो जो है मुरझा जाता है। तो यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा है किसका? ब्लूम का। तो ब्लूम का जो एंटोनिम्स वर्ड होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका विथर, WITHER। दिस इज द राइट क्वेश्चन। बाकी आपको याद रखना है बेटा, फ्लोरिस इसका सिनोनिम्स वर्ड है, ब्लोजम इसका सिनोनिम्स वर्ड है, ये आप ऐड कर लीजिए। ब्लोजम आपके एग्जाम में आ सकता है और फ्लस भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला आंसर आपका क्या होगा? विथर। इसका क्या मतलब होता है? मुरझाना। इसको आप लिखते हुए चलेंगे, केवल हमें देखना नहीं है चीजों को, लिखते हुए भी चलना है। और आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। देखो फ्रेंड, सेकेंड क्वेश्चन काफी इजी है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 4 वर्ड्स दे रखा है, एक जैसा वर्ड है, कह रहा है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। बड़ा आसान सवाल है ये, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि पिछला हम लोगों ने एक सीरीज किया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। प्रिविलेज पूछ रहा है, तो बेटा प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मतलब होता है अधिकार, प्रीविलेज, LEGE, ये आपका राइट आंसर है। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है बेटा? सी ऑप्शन आपका
राइट है। तो ये आसान सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बताइए क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एंटोनिम्स पूछा है। किसका एंटोनिम्स पूछा है आपसे? रिजिबल का पूछा है। सर रिजिबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए जी, रिजिबल का मतलब होता है हंसी मजाक। इसको हम बोलते हैं कॉमिकल। कॉमिकल बोल सकते हैं आप, जॉय बोल सकते हैं एक तरह से। नियर बाय वर्ड है हैप्पी बोल सकते हैं, खुश होना, किसी के साथ मजाक करना, इस तरह के वर्ड होते हैं रिजिबल वर्ड। अब ये गिडी, गिडी भी वर्ड हो सकता है, ये भी इसका सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? तो सर क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, है ना, क्यूरियस। अब ये लिखा है यहाँ पे सीरियस। तो अगर कोई इंसान मान लीजिए कि मजाक वगैरह कर रहा है तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा? बहुत ही गंभीर होना। गंभीर होना मतलब सीरियस हो जाना। तो बड़ा आसान वर्ड था। अब आपको इसमें ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड? गीडी याद रखना है, कॉमिकल याद रखना है, जॉय याद रखना है, हैप्पी याद रखना है, और साथ में आपका रिजिबल वर्ड याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजिबल एक नया वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं वो शायद इस वर्ड को नहीं जानते हैं, तो ये आपके डिक्शनरी में आप ऐड कर लीजिए। ये शब्द को काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आसान क्वेश्चंस पूछा है, बताइए क्या है इसमें। देखते हैं पढ़ के। देखो बेटा, लिखा है ही के साथ है वॉच, मतलब पास्ट टेंस में चल रहा है। आगे लिखा है एन। एन क्यों लिखा है भाई? क्योंकि यहाँ पे इरेस्पॉन्सिबल पर्सन है। पर्सन कौन है? नाउन है। अच्छा, किस तरह का नाउन है? सिंगुलर नाउन है। इरेस्पॉन्सिबल क्या है? सर एडजेक्टिव है। पहला अक्षर क्या है? आई। आई मतलब स्वर है। अगर स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। बिल्कुल सही है। आगे इसने क्या है अंडरलाइन किया है? टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी के मैटर की जिम्मेवारी लेने की बात कर रहा है। तो एक चीज आप याद रखना है ना, इरेस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर नहीं होता है। इसमें टू द मैटर गलत होता है, या तो फॉर द मैटर होता है या तो इन द मैटर होता है। इन द मैटर होगा इसके अंदर, है ना। तो ये जो टू लिखा है ये गलत है। अब आप इसमें देख लो कि इन द मैटर कहाँ लिखा हुआ है। तो सर इन द मैटर यहाँ लास्ट ऑप्शन है। आसान सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन। टू द मैटर नहीं होता, सीधा सीधा याद रखिएगा, इन द मैटर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, है ना, बताइएगा आप लोग, बाई ए मिस्टेक होता है कि बाई मिस्टेक होता है? बाई मिस्टेक। बाई ए चांस होता है कि बाई चांस होता है? अच्छा, बाई द पोस्ट होता है कि बाई पोस्ट होता है? अच्छा, बाई एरोप्लेन होता है कि बाई द एरोप्लेन होता है? बाई एरोप्लेन होता है। यानी बाई और आगे जो भी वर्ड्स है उनके मिड में कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो इन मैटर होता है या इन द मैटर होता है? इन द मैटर होता है। तो यहाँ पे टू द मैटर नहीं आएगा, इन द मैटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखिए, देखो फ्रेंड, 2024 में जो भी बच्चा सीजीएल का पेपर दिया है, थोड़ा बहुत भी अगर उसने तैयारी किया हुआ है ना, तो पेपर को आराम से निकाल सकता है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, आप मुझे बताइए कि किससे स्टार्ट करेंगे? तो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? या तो कोई नाउन, नहीं तो कोई प्रोनाउन। तो भाई इसमें तो प्रोनाउन दे रखा है, क्या है? सी। तो हम लगाएंगे बेटा सी। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? तो सर वर्ब चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? सी बैक्ड। तो ये हो जाए, मतलब पहला आएगा आपका यहाँ पे आर, और आर के बाद आपका आएगा पी। तो अब ये ऑप्शन तो देखो, आर से ऑप्शन कितना है? एक ही ऑप्शन है। तो एग्जाम में आपको पढ़ने की इसे जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन है, टिक करिए आगे बढ़िए, सीधा सीधा सवाल है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना घर पे बैठ के, तो आप पूरा सेंटेंस पढ़िए। तो सी बैक्ड, क्या उसने बैक किया? तो बैक के बाद यहाँ पे बेटा लिखा है डिलीशियस। सर ये डिलीशियस क्या है? तो डिलीशियस सर एडजेक्टिव है। इसके बाद देखो इसने क्या किया है, सी सी बैक्ड। अच्छा, सी बैक्ड चॉकलेट केक ना। अच्छा, ए आर्टिकल डेटरमाइनर आ जाएगा, सॉरी सॉरी। सी बैक्ड यहाँ पे आ जाएगा ए आपका डेटरमाइनर हो गया, आर्टिकल हो गया। इसके बाद आएगा आपका डिलीशियस। तो डिलीशियस क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है।
आगे क्या लिखा है, चॉकलेट केक हो जाएगा, यहाँ पे चॉकलेट केक हो जाएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को यदि आप गलत करके आ जाएं तो फिर पढ़ने और पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। सर इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा मुझे ये बताइए। यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। बैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को पकाना, बैक्ट करना। जैसे आग में डाल के अपन कोई चीज को, जैसे ब्रेड वगैरह को बैक करते हैं ना, वो जैसे आपने देखा होगा, एक वो आता है बैक्ट करने की मशीन आती है जिसमें आप ब्रेड टोस्ट वगैरह डाल देते हैं, वो बैक्ट हो जाता है ना। सैंडविच वगैरह जैसे नीचे अभी देखेंगे, सैंडविच वगैरह को ऐसे कर देते हैं, बैक्ट करना। चलो फ्रेंड, अगला सवाल बहुत आसान सवाल है। बैरन, बहुत बार आपने पढ़ा है। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। क्या होता है, बंजर। क्या बोलेंगे अब इसका, देखियो फ्रेंड, बहुत अच्छा बात है। अगर इसमें टोटल 36 पेपर हुए हैं सीजीएल के, कितने, 36, और 36 पेपर गुणे 25 करो, 36 इंटू 25, और उनमें से जितने वोकेब हैं उनको साइड कर दो और उनकी प्रैक्टिस कर लो आप, और उनके ऑप्शन के साथ 2025 का पेपर अपने आप निकल जाएगा आपका। सही नहीं बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। मतलब आप लोग बहुत सही ट्रैक में तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, जैसे मैंने बोला बैरन भाई मेरे, बैरन, तो बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल। क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। बैरन का मतलब होता है, एक वर्ड है स्टेराइल, ये वर्ड हो जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब एक हो जाएगा ड्राउट, ये वर्ड हो जाएगा। ड्राउट माने सूखा पड़ जाना, है ना। अब आप देखो इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, एंटोनिम्स पूछ रहा है ना। अब इसका एंटोनिम्स वर्ड बताइए, तो एंटोनिम्स वर्ड आप खुद सोचो। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का उल्टा शब्द क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, फर्टाइल ऑप्शन हो जाएगा आपका, है कि नहीं। चलिए, तो ये प्लीज़ 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 माय डियर स्टूडेंट्स लिखते चलिएगा। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे आप शेयर जरूर करिएगा। होली के बाद हम लोगों का शानदार जानदार एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। चले आगे, चलो। होली में सर गांव नहीं जा रहा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। हाँ यहीं रहेंगे, आप लोग के साथ होली खेलेंगे इस बार। इस बार एक्चुअल में क्या है ना कि मम्मी पापा बाहर हैं, तो मैं इसलिए घर जाने का मन नहीं कर रहा। जब घर पे मम्मी पापा ही नहीं है तो चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हें सोना क्यों ना खिला दिया जाए, तुम्हें वो अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो। ठीक है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, जहां तक मैं मानता हूं। चले क्वेश्चंस, हाँ अपनी वाली अपनी वाली कौन, वाइफ। अरे यार वो वाइफ तो वो भी किसी और के घर से आई है यार, उसके सब कुछ हम हैं मान लिए लेकिन मेरे लिए भी तो कोई और है ना, मेरे माँ बाप हैं। सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। तो चलिए, चलो चलो फ्रेंड, फिलहाल मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता हूँ, स्टूडेंट से। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि कल शाम को मैंने अपने वाईटी स्टूडियो में जाके मैंने अपने चैनल को चेक किया था। और माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं और खतरनाक बढ़ रहे हैं रियल में, है ना, बहुत शानदार बढ़ रहे हैं। जबकि मैं अपने चैनल्स पे कई बार लाइव भी नहीं रहता हूँ, तब भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो, मतलब पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। सर कैसे पता चला कि पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद, अगर किसी मॉडल के बाद बी फॉर्म आ जाए और आगे थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव में रहता है। अब खुद ऑप्शन से कर लो इसको। सर विल हैव आएगा क्या, सर नहीं आएगा। डिलीवर्ड आएगा, नहीं आएगा। सर इसमें विल बी डिलीवरिंग आएगा, नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो
ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो बहुत आसान सवाल था ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि सुबिट्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है? बताओ सबसे पहले कमेंट में लिखकर मुझे ये बताइए, रैपिड कर्सन का हिंदी में मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू। चलो चलो, किस किस का कमेंट, अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट देते रहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये देखने वाले की संख्या बढ़नी चाहिए लाइव में यार। क्या कमी है हमारे पढ़ाने में, बता दो। है ना? देखने वाले की संख्या कम से कम 100+ होनी चाहिए, 100+ मेरे भाई, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? 100। हाँ, यस यस, ये चीज तो हमें विश्वास है एक दिन जरूर होगा। चलिए कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि रेपर कर्सन का स्पेलिंग कौन सा सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर आएगा, आर के बाद ई आएगा, ई के बाद पी, पी के बाद आर, रेपर। फिर आएगा सी, सी के बाद यू, चलो ये भी सही है। इसके बाद आएगा भैया डबल एस, और डबल एस के बाद आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद एन। अच्छा, इसमें एस लगा दिया गया है, तो भैया यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे हिसाब से हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आप लोगों ने बताया नहीं कि इसका हिंदी में क्या मतलब है, बताइए प्लीज, वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट के लिए। चलिए चले आगे, नेक्स्ट। चलिए आपको टाइम देता हूं मैं, एक 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्लीज बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूं। लाइए थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। बताइए आंसर बताएंगे प्लीज। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो जी माय डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन देखिए किससे स्टार्ट है? इट्स। इट्स क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। इट्स क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा? ईट, ईट, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, और इससे आपकी सेंटेंस शुरुआत नहीं होगा, गलत है। एंड क्या है? कंजंक्शन है, इससे भी आपका सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा है, इसमें या तो क्यू से होगा, नहीं तो आर से होगा, नहीं तो एस से। क्यू से तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। या तो आर से होगा, नहीं तो एस से होगा। बताइए, आर नहीं तो एस, पी से भी नहीं होगा, है ना? पी से नहीं होगा तो ये ऑप्शन खत्म, या तो आर नहीं तो एस। अब ये कह रहा है, चलिए ये कह रहा है कि जनरल अयूब खान टूक ओवर, ठीक है। अब ये कह रहा है आफ्टर, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, आफ्टर पाकिस्तान ने बनाया, फ्रेम किया, क्या बनाया? आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम, क्या बनाया? यानी इसकी शुरुआत एस से होगी, एस। चलो एस की बात करेंगे। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो एस के बाद तो ओ आ गया। एस के बाद पी देखते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड एंड नहीं होगा, मतलब एंड तो कैसे आ जाएगा इसके साथ, नहीं होगा ना। तो एस के बाद इसका ऑप्शन क्या है? ओ है। एस के बाद ऑप्शन कितना है? एक ही ऑप्शन है, सी। ये हो गया आपका राइट आंसर। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा पढ़िए प्लीज, और भी लिंक बनाइए इसके अंदर। तो एक बार पढ़ के देखते हैं इसको। कह रहा है आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके बाद इसने दिया है, कौन है? जनरल अयूब खान टूक ओवर, क्या ओवर लिया? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गोट हिमसेल्फ सेलेक्टेड। देखिए तो इसका मतलब कि एक चीज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एंड है, एंड के बाद सून वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे सॉरी गोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है।
वैसे ही टुक भी आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान। आसान सवाल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस था, यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलो आसान सवाल है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में एक्टिव पैसिव के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, नहीं आसान, और वो भी मॉडल वाले ज्यादा पूछे गए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द शेयर होल्डर विल इलेक्ट, तो विल इलेक्ट तो आ जाएगा विल बी और इलेक्टेड, ऐसे आ जाएगा ना साहब। तो आपका हिम का क्या हो जाएगा भाई? ही विल बी इलेक्टेड। कैसे? अब यहाँ पे लिखा है एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। भाई एस क्यों आएगा? एस लिखा है क्या इसमें? बाकी ऑप्शन कुछ है ही नहीं। ही विल बी इलेक्टेड ए डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर्स नहीं लिखा है यहाँ पे, ये तो गलत है, ये गलत है। यहाँ पे एज क्यों आएगा? ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स, एज तो क्वेश्चन में नहीं है, तो एज कैसे आ गया? डायरेक्टर के रूप में उसने पद को संभाला है, इसलिए यहाँ पर एज आया है, ठीक है। यानी ये दो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन्स है, और ये क्वेश्चन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बाय द शेयर होल्डर्स लिखा ही नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, तो एक ऑप्शन बच गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये भी है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन इससे ट्रिकी क्वेश्चंस कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लगा के जरूर आएंगे। चलो फ्रेंड, बाकी क्वेश्चंस देखिए। बाइट द ब्लू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। बाइट द बुलेट, सॉरी, बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब कठिनाई का सामना करना, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, कब? जब आपने पढ़ा है तब। चलिए मुझे दो चार क्वेश्चंस बताइए, मैं पूछ रहा हूं। पहला, बोन ऑफ कंटेंशन, जल्दी बताइए। कोज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। दूसरा बताइए, दूसरा जल्दी से बताइएगा, है ना। एट ए लॉस मतलब क्या होता है? एट ए लॉस, अनेबल टू डिसाइड, किसी चीज का निर्णय ना ले पाना, इसे बोलते हैं एट ए लॉस। चलिए तीसरा बताइए। हरक्यूलिन टास्क, डिफिकल्ट वर्क, बहुत बढ़िया, दैट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। एट ए स्टोन थ्रो, वेरी क्लोज एंड वेरी नियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से अगर आप बताते रहेंगी तो एक दिन आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, इस तरह से, है ना। वन डे यू विल क्वालिफाई एंड यू विल गेट द जॉब ऑफ योर चॉइस, आपके चॉइस के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगा। भाई मेरे क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन, गिव द राइट आंसर माय डियर। आप यहाँ केवल मुझे देखने नहीं आए हैं, यू आर हियर टू परफॉर्म। यही तो वो समय है जहां पे आप अपने परफॉर्मेंस को दिखाओगे, है ना। 5 साल बाद तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला कि बाइट द बुलेट मतलब क्या होगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आपके बच्चे से पूछा जाएगा, और मैं पूछने वाला उस समय भी मैं ही रहूंगा। यही तो खूबसूरती है टीचर बनने में। टीचर हमेशा जवान रहता है, क्यों? क्योंकि उसके सामने हमेशा नौजवान बच्चे आते रहता है ना, तो वो उसी तरीके से पढ़ाता है जो वो पहले पढ़ाता था। तो आज मैं जैसा आपको दिख रहा हूं ना, उस दिन भी वैसे ही दिखूंगा, एम आई राइट? चलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। आंसर क्या होगा? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, करेज मतलब साहस से कठिनाई का सामना करना। चलो भैया, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन चल रहा है। चलिए एक प्यारा सा सवाल आ गया, आंसर बता दीजिए फटाफट। गला क्यों सूख रहा है आज? चलिए प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, और अपने दोस्तों के बीच में भैया शेयर कर दीजिए। चलिए ये क्या आ गया? हम्म, चलो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? किससे चालू होगा? कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। किसको? भाई ये इट किसके लिए आया है? न्यूक्लियर फैमिली हम किसको बोलेंगे? स्मॉल फैमिली को बोलेंगे, है कि नहीं? स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं।
स्मॉल फैमिली जहाँ पे हम हैं, मेरी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे एक और बच्चा है, हमारे माता पिता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। हम दो हमारे दो, बस। हम दो हमारे 11। नहीं नहीं नहीं, 11 से आजकल 11 से काम नहीं चलेगा भाई। 11 नहीं, 3 4 से भी काम नहीं चलेगा। इधर देखो, फंस जाओगे फिर लाइफ में। देखिए सबसे पहला इसमें क्या कर रहा है, ये देखिए, ये लिखा है द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली का क्या एडवांटेज है? डी, डी ऑप्शन से चालू है? नहीं, डी से कोई चालू नहीं है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स एंड ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी सी से चालू है। ठीक है भाई, स्मॉल फैमिली को ही हम कौन सा फैमिली कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। यानी स्मॉल फैमिली के बाद क्या आएगा? ए आएगा। सी और ए का ऑप्शन कितना है? एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन खत्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रीडिंग देते रहिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आजकल सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या गलत है। बहुत आसान, और अभी मैंने 2 4 दिन पहले पढ़ाया था आपको। बताइए प्लीज, बता दो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए कि एज और सो और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और इसका प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कब? जब यहाँ पे नोट लगा होता है। मैं राइट? तो आप खुद सोच के बताओ कि बेटर कौन सा डिग्री है? कॉम्पेरेटिव। आपको क्या लिखना पड़ेगा? गुड लिखना पड़ेगा। तो एरर आपका किस पार्ट में है बेटा? डी पार्ट में है। सो बेटर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सो गुड एस। बात समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है भाई? चलिए इसमें क्या गलत है इसमें? इसमें कह रहा है कि रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग, रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग में एस लगा दिया है, मतलब ये ऐसे लिखा गया है। देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, आपको कठिनाई ना हो। ऑफ फ्रॉग्स लिखा है, यहाँ पे वर लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद लिखा है वेरी, वेरी के बाद यहाँ पे लिखा है क्विकर, क्विकर ही तो लिखा है ना, क्विकर लिखा है, क्विकर। और ये लिखा है आइडेंटिफाइड, ऐसे क्वेश्चन बनाए, आइडेंटिफाइड। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये जो आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड आपका क्या है? वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। कौन? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। क्या ये एडवर्ब है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर देखो क्विकर वाला ऑप्शन ही गलत है, ये गलत है। या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। अब यहाँ पे टू थोड़ी आएगा, यहाँ तो ऑफ लिखा है। तो ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग जो बेसिक चीजें पढ़कर आए हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो आपको काम नहीं आएगा, वो आपको काम आएगा। उसके सही यूजेस आपने अगर पढ़ लिए हैं तो आपको जरूर काम आएगा। आइडेंटिफाइड वर्ब है बेटा, अगर ये वर्ब है तो यहाँ हमें एडवर्ब की जरूरत है, क्योंकि वर्ब इज एन वर्ड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एडवर्ब, यानी विच इज यूज टू क्वालिफाई एडवर्ब। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला, चलिए आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है पढ़िए। कह रहा है कि एन, एन क्यों आया है बेटा? ऑफन लिखा है। ऑफन मतलब अक्षर, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, प्लेस का मतलब स्थान, स्टेट मतलब अवस्था, अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। क्या कह रहा है? ऐसा जगह या ऐसा स्थान जहां पे आप इमेजिन करते हैं कि आप बिल्कुल ही खुश हैं। एक काल्पनिक दुनिया, मतलब उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ये वन वर्ड्स का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसका आपको याद रखिएगा, यूटोपिया आपका आंसर होगा। यूटोपिया का मतलब होता है इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर हैप्पीनेस वर्ड, जहाँ पे आप बिल्कुल खुश हैं, जहाँ आपको दुख का पता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा जगह होता है भाई? काल्पनिक जगह होती है, इमेजिनरी प्लेस होती है, जहाँ आप केवल कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में तो दुख के साथ सुख भी है, सुख के साथ दुख भी है। एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए, वो है यूफोरिया। ये वर्ड को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने डिक्शनरी में। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस।
यूफोरिया मतलब होता है हैप्पीनेस यानी खुशी। जहां भी ये वर्ड आ जाए याद रखिएगा EU, जहां भी आपके पेपर में माय डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड अगर आपको दिखता है ना EU, कितने वर्ड बनेंगे देखिए, एक वर्ड बनता है यूलोजी, एक वर्ड बनता है यूफोरिया, एक वर्ड बनता है यूफोरिक। तो इस तरह के कई वर्ड बनते हैं। ये जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको दिख जाए ये वर्ड, इतना इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आसान सवाल पूछ दिया, क्या है सिनोनिम्स पूछा है, किसका, पुग्नेसियस का। पुग्नेसियस वर्ड का सिनोनिम्स बताना है आपको। देखिए जी, सबसे पहले ये वर्ड देखिए, पुग्नासियस। अगर किसी बच्चा ने मेरे से नाउन टॉपिक पढ़ा है, चाहे कहीं भी पढ़ा हो ऑफलाइन बैच में, तो नाउन टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चंस कराया था, पुग्नेसियस डॉटर, ऐसा। अगर आपको याद आ गया हो तो पुग्नेसियस डॉटर का मतलब होता है झगड़ालू बेटी, ऐसी बेटी जो काफी बात बात में लड़ना चाहती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, और इसका उल्टा शब्द होगा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत या शांति प्रिय। पेलिकोस का मतलब होता है, इसको बोलते हैं लवर ऑफ वॉर, ऐसे लोग जो वॉर से लव करते हैं। और पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लवर ऑफ पीस, जो शांति से प्रेम करते हैं, शांति, ये वर्ड। तो ये आपको याद रखना है। अब बेलिकोस से ही वर्ड इसमें क्या बना है आप देख लो, बेलीजिरेंट वर्ड बना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये डॉगमेटिक, ये वर्ड आपको भी याद रखना है। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, ऐसे लोग जो अपने धर्म के लिए काफी कुछ डेडिकेटेड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, है ना। कट्टर वाला जो नहीं बोलते अपन कि बहुत लोग कट्टर होते हैं, हिंदू कट्टर है, मुसलमान कट्टर है, तो उस तरह का ये वर्ड होता है डॉगमेटिक, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपसे, अटरली, एंटोनिम्स पूछ रहा है बेटा, अटरली। तो सबसे पहले अटरली का मतलब आपको ध्यान रखना है। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। अटरली का मतलब होता है टोटली, टोटली। इसका मतलब होता है होल, इसका मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, ये होता है। अब आप खुद सोच के देख लो, अटरली का मतलब क्या टोटली हो सकता है, एंटोनिम्स पूछ रहा है सर, नहीं हो सकता है। एक्सट्रीमली हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, मिनिमली, मतलब कम। टोटली का मतलब तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसका उल्टा हो जाएगा कम, यानी मिनिमल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये चीजें आपको लिखनी है, ये ध्यान रखना है कि अटरली मतलब क्या होता है। एक्सट्रीमली भी नहीं होगा यहाँ पे, करेक्टली का मतलब तो सही होता है। हाँ जी, चले अगले सवाल की तरफ बढ़िया से देखते चलिएगा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, कह रहा है कि कुक्ड योर गूस, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूस। कुक्ड योर गूस, योर सो कॉल्ड फ्रेंड मतलब तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त, ऐसे करते हैं ना सो कॉल्ड। सबसे ज्यादा कौन करता है, बुरा मत मानना देखने वाले, लड़कियां ज्यादा करती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, सो कॉल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो कॉल्ड का मतलब होता है तुम्हारा अच्छा बेस्ट फ्रेंड, है ना। उसने तुम्हारा क्या कर दिया। उसने तुम्हारा बना बनाया चीजें खराब कर दी, कुक्ड और गुस कर दिया। तो क्या होगा इसमें, तो देखो, स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, गलत। कंप्लीट ए लॉट ऑफ वर्क, गलत। व्हेन समथिंग डेवलप कंप्लीटली एंड रीचेस मैच्योरिटी, व्हेन ए चाइल्ड बिकम एन एडल्ट, गलत। क्या होता है, सो कॉल्ड फ्रेंड ने क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, र्यून कर दिया समथिंग फॉर समवन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ये वाला। ये कह रहा है कि टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा आपका समय को खर्च करना,
एंड एनर्जी मतलब तुम्हारी एनर्जी को, बट अचीव नथिंग मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं बता देता हूं ऐसे, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब हो जाएगा टू क्राई फॉर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, ये मतलब है इसका। मतलब कोई कोई घोड़ा है, मर गया है, तुम उसके पीछे रो रहे हो जोर जोर से, तो अरे भैया वो तो मर गया, मरने वाले तो चले गए, वो थोड़ी ना उठेगा। कोई दूध है, वो नीचे गिर गया, अब तुम रो रहे हो, तो दूध गिर गया है तो वो वापस पैकेट में थोड़ी आएगा। दैट इज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। या एक और, जैसे किसी हवा में, हाँ, बीट द एयर, बिल्कुल सही, बीट द एयर, बीट द एयर हो सकता है भाई, हवा को कोई बीट थोड़ी कर सकता है। सो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आ जाओ सिम सिम मेरे भाई लोग, एंजॉय कर रहे हो ना भाई, कमेंट में लिख के बता दो फटाफट एक बार और। चलिए ये क्वेश्चन है कॉमन एरर का, तो देख लो, देख लो मेरे प्यारे बच्चों की ग्रामर हम कितना पढ़ते हैं। और ये एक क्वेश्चन आया अब जाके, लेकिन वो ग्रामर हमें कहीं ना कहीं हेल्प देता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोकैब सेक्शन पे करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि आवर, आवर क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, फैमिली कौन है, नाउन है, कैसा है, सिंगुलर है इसीलिए ईज आया है, आगे क्या है, प्लानिंग। ईज देखते ही तुम्हारा जो टेंस है ना बेटा, वो कैसा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ध्यान रखना। इज प्लानिंग, क्या प्लानिंग कर रही है, एक ट्रिप की, कहाँ की, टू यूरोप, कब की भाई, नेक्स्ट समर में, अगले समर। वेयर, जहां पे, वी, हम लोग, शुड, अब भाई ये शुड प्रेजेंट है कि पास्ट है, शुड जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है, सेल का शुड बनता है, नहीं बनता है, वी शुड पास्ट में चला गया। अब ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे या तो आप सेल करिए और नहीं तो आप यहाँ पे विल करिए, तब जाके ये सही होगा। तो आपका यहाँ पे गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाए तो टॉपिक वाइज एरर मत ढूंढा करो, पूरे सेंटेंस पढ़ो आप। और ऐसा अगर आप करेंगे तो केवल 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ऐसे, पूरे सेंटेंस पढ़ पढ़ के, देखो फिर आपका एरर कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स आपको बताना है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, देखो स्टेशनरी दो होते हैं, एक स्टेशनरी होता है जहाँ पे आपके पेन नोटबुक मिलता है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और एक स्टेशनरी वो होता है जो चीज़ स्टेबल होता है। स्टेशनरी का यहाँ पे मतलब है स्टेबल, स्टेबल माने स्थिर है। तो भाई पोर्टेबल का मतलब तो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, ये नहीं होगा, ये गलत है सर। अच्छा, स्विंडल, स्विंडल का मतलब कोई चीज जो मूवेबल होता है, तो ये भी गलत है। स्टिल का मतलब होता है स्थिर होना, स्टिल, स्थिर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे सामने एक प्यारा सा क्या है, क्लोज टेस्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट को मैं एक बहुत बढ़िया आपको तरीका बताता हूँ कि पहले आप क्लोज टेस्ट को पूरा एक बार पढ़िए और उसके बाद, मतलब अगर आप शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए, कह रहा है अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग, अमेरिका के जो लोग थे वो आर्ग्यू कर रहे थे, क्या आर्ग्यू कर रहे थे, किसके बारे में, पेंडेमिक के बारे में। तो पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई महामारी होता है कि नहीं। फॉर 2 years, 2 साल से किसी महामारी के ऊपर वो क्या कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। अब ये ऑप्शन देखो भाई, क्या होगा अगर कोई महामारी आएगा, कोई महामारी अगर लगता है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना आया था तो रेस्ट्रिक्शन लगा था कि नहीं लगा था। तो इसमें आपका भाई कोई कोरोना आएगा तो कोई वो एडवांटेज वाली बात तो है नहीं, गलत है भाई, उसमें कोई हैंडीकेप तो बात नहीं कर रहा है, नहीं ना। तो इसमें आपका आंसर पहला क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन। याद रखना, महामारी आएगा तो रेस्ट्रिक्शन लगेगा, तो ये आपका पहला आंसर है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन फॉर 2 years एंड द डिबेट इज पार्टिकुलरली फ्रॉड एमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के लिए चिंतित हो रहे थे, फॉर गुड रीजन, अच्छे रीजन के लिए, वाइल, जबकि, डैश सच एस मास्किंग, मास्क लगाना, और आइसोलेशन, उसको अलग करके रखना, मीन टेम्पोररी डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए क्या था, वो इनकन्वीनियंस था। अब आपसे ये पूछ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे देखो, अगर कोई महामारी आया है, स्लगिनेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है लेजी,
स्लगिशनेस का मतलब क्या होता है, लेजी, तो ये नहीं होगा। ब्रांडिंग, भाई वो ब्रांडिंग की बात थोड़ी ना कर रहा है यहाँ पे, महामारी आया है तो कौन सी ब्रांडिंग, कौन सा मॉडल, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, मीजर, कुछ मीजर्स लेंगे, कोई मीजर स्टेप होगा। क्या होगा, जैसे कि मास्क लगा लिया, लोगों से अलग रहने का, आइसोलेशन यानी अलग रहना, इस तरह का। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे क्या लिखा है जी। कह रहा है कि देयर के बाद डैश, फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रेन आर मोर मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है, एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। चिल्ड्रेन विथ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब ये महामारी आने से वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके जो स्पीच जो बोल रहे हैं उनमें डिसऑर्डर आ रहा है, मतलब हकलाने वाला जो बीमारी है, इस तरह का बहुत सारी बीमारी आ रही है, वो कह रहा है इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द डैश एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड। तो अब देखो यहाँ पे दियर, तो दियर का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो दियर के बाद यहाँ पर क्या फाउंडेशन आएगा, क्या डिसअप्रूवल आएगा, तो कंसिक्वेंस होगा, कंसिक्वेंस, देयर कंसिक्वेंस आ जाएगा यहाँ पे आंसर 23 में। 24 देखते हैं क्या आएगा। 24 में कह रहा है कि क्या हो गया यहाँ पे कंसिक्वेंस, आगे क्या लिखा है, चिल्ड्रन विथ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द डैश, द क्या इसमें होगा आंसर, clearest example of this murky trade of pandemic restrictions vary by state, country and school district, but I spoke with parents in California। मैंने अपने क्या कह रहा है, but I spoke with parents, बात किया किससे, माता पिता से, कहाँ के, कैलिफोर्निया के और न्यूयॉर्क के, उसके बाद वाशिंगटन के, न्यू जर्सी के, लोआ के, मैरीलैंड के, हु सेड देयर चिल्ड्रन स्पीच थेरेपी हैज बिन, तो ये ऑप्शन 1 मिनट के लिए इसको करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, हैज बिन, हैज बिन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, या तो आईएनजी नहीं तो थर्ड फॉर्म, या तो हैज बिन के बाद आईएनजी आता है नहीं तो थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब आता है, जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होता है, तो ये सेंटेंस पैसिव में है क्योंकि थेरेपी हैज बिन, तो क्या किया गया है थेरेबिन को, भाई क्या डिसरप्ट किया गया है, बाधित किया गया है, नॉर्मलाइज किया गया है, मिजर्ड या रेगुलेटेड, तो आंसर होगा इसका रेगुलेटेड, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, रेगुलेटेड ना कि मिजर्ड किया गया है। रेगुलेट मतलब लागू किया गया है वहां पे। अब एक ऑप्शन हमारा बच गया है ये वाला 24 नंबर, इसको देखना है क्या है यहाँ पे, डैश, वेग, वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब जो चीज हमारी, वेग कितने बार पढ़ाया है, नॉट क्लियर, लिख लीजिए, वेग का मतलब नॉट क्लियर, जो चीज हमें क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, और नॉट क्लियर का उल्टा दे दिया है क्लियरेस्ट, गलत है यहाँ पे। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा इनडिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लीजिए इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो क्लास है वो अच्छे से एंड कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में, इससे भी बढ़िया एनालिसिस पेपर लेकर। सीजीएल 2024 का एनालिसिस चल रहा है, देखते रहिए और मेरे चैनल्स को सपोर्ट करते रहिए जिसका नाम है इंग्लिश विद एसके श्रवण। थैंक यू सो मच।